हेलो बच्चों, होमवर्क कोचिंग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? और थर्मोडायनामिक्स के सीरीज़ में हमने सेकंड लॉ कवर किया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कशन में देखी थी पिछली बार। हीट पंप देखा था, रेफ्रिजरेटर देखा था, हीट इंजन देखा था। तो अलग अलग तरीके की हमने चीज़ें देखी थी। एफिशिएंसी निकाली थी हीट इंजन की, सीओपी निकाली थी हीट पंप की और रेफ्रिजरेटर की। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देते हैं। पहले दो कंसेप्ट हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन आराम से निकाल लोगे। एक बार ही हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, एक बार ही हम इन कंसेप्ट पे क्वेश्चन प्रॉपर लगा लें, फिर हम प्रोसीड करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड कार्नोट थ्योरम। दैट इज कॉल्ड कार्नोट थ्योरम। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं आपको कुछ चीजें रिमाइंड कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको तीन चीज दिखाता हूं। पहला हीट इंजन, पहला हीट इंजन, दूसरा रेफ्रिजरेटर और तीसरा हीट पंप। ठीक है, रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन और हीट पंप। अब ध्यान से देखिए, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था और हमने क्या समझा था। एक बार फिर से ध्यान से समझिए, क्योंकि पूरे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो क्वेश्चन बनते हैं वो सिर्फ इसी टॉपिक से बनते हैं। आपको हीट इंजन की एफिशिएंसी दे देगा क्वेश्चन में और आपसे पूछेगा इसी एफिशिएंसी को यूज करते हुए मुझे बताइए कि अगर ये हीट पंप होता तो इसकी सीओपी कितनी होती। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए। मैंने आपको बताया था कि हीट इंजन क्या होता है, समझिए ध्यान से। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस होती है जो हायर टेम्परेचर से हीट लेती है। ये मैं आपको बता चुका हूं, हायर टेम्परेचर से हीट लेती है, कुछ वर्क करती है और जो बचता है उसको रिजेक्ट कर देती है। कहाँ पे? सिंक में, लोअर टेम्परेचर पे। क्लियर है? और लोअर टेम्परेचर में क्या होगा? सराउंडिंग। क्या होगा? सराउंडिंग। बाइक कहाँ पे हीट रिजेक्ट करेगी? सराउंडिंग में। तो लोअर टेम्परेचर पे क्या होगा? सराउंडिंग। अच्छा, मैं आपको बताया था आप इसको TL भी लिख सकते हो, T2 भी लिख सकते हो, इसको QR भी लिख सकते हो, Q2 भी लिख सकते हो, इसको QS लिख सकते हो या Q1 भी लिख सकते हो, इसको TH लिख सकते हो या सोर्स लिख सकते हो, सोर्स। ठीक है, जहां से हीट लेगी। अब ध्यान से समझिए, सोर्स का मतलब कोई स्टोरेज, कोई स्टोरेज। सोर्स का मतलब कोई स्टोरेज, जैसे पेट्रोल का स्टोरेज है या फ्यूल का स्टोरेज है, वहां से आप हीट ले सकते हो जहां पे स्टोरेज है। सोर्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली स्टोरेज। क्योंकि जहां पे स्टोरेज होगा वहीं पे तो सोर्स होगा ना, वही तो सोर्स होगा जिसके पास देने के लिए कुछ होगा। और जो भिखारी है पाकिस्तान की तरह, उसके पास देने के लिए क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्लियर? समझिए। तो मैंने आपको बताया था इसकी एफिशिएंसी कैसे लिखेंगे, वर्क अपॉन हीट सप्लाइड। यही तो बोला था, W/Q1। और W क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2। सो W की जगह मैंने लिखा Q1 माइनस Q2। ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में, अपॉन Q1। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। या मैं इसको लिख सकता हूं, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, ये मैंने देखा हीट इंजन की एफिशिएंसी, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं हीट पंप की सीओपी। पहले मैं आपको हीट पंप दिखाता हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा रेफ्रिजरेटर। अब हीट पंप की सीओपी कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया था कि हीट पंप एक ऐसी डिवाइस है जो लोअर टेम्परेचर से हीट लेती है और हायर टेम्परेचर पे जाके रिजेक्ट करती है। लोअर टेम्परेचर मतलब T2 या TL। ठीक है, तो लोअर टेम्परेचर पे क्या होता है हीट पंप में? बताइए। फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में लोअर टेम्परेचर पे होता है स्टोरेज, और हीट पंप में लोअर टेम्परेचर पे होता है सराउंडिंग। क्या होता है? सराउंडिंग। ठीक है, यहां से हीट लेगा, कितना निकालेगा? कितना? Q2। इसके लिए इसको वर्क देना पड़ेगा
और ये रिजेक्ट करेगा कहाँ, Q1 कहाँ पे, T1। T1 का मतलब सोर्स, कहाँ पे, सोर्स पे या स्टोरेज में, सोर्स पे या स्टोरेज में। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझिए, हीट इंजन को देखिए और हीट पंप को देखिए। लुक एट द हीट इंजन एंड लुक एट द हीट पंप, दोनों में क्या सिमिलरिटी है। हीट इंजन को देखो, हीट पंप को देखो, दोनों में क्या सिमिलरिटी मिल रही है बताइए। दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों में ये सिमिलरिटी है, हीट इंजन में और हीट पंप में क्या सिमिलरिटी है। देखिए, हीट इंजन स्टोरेज से या सोर्स से हीट ले रहा है, वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, और जो रिजेक्ट कर रहा है वो सराउंडिंग को रिजेक्ट कर रहा है। किसको रिजेक्ट कर रहा है, सराउंडिंग को। और हीट पंप एकदम इसका उल्टा कर रहा है, इसमें नीचे सराउंडिंग है, सराउंडिंग में हीट रिजेक्ट हो रही है, उसमें नीचे सराउंडिंग है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एकदम उल्टा है, ध्यान से समझिए। हीट इंजन क्या करेगा, सोर्स या स्टोरेज से हीट लेगा, कुछ वर्क करेगा, और जो बचेगा सराउंडिंग में रिजेक्ट कर देगा। ये क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट लेगा, हमको वर्क देना पड़ेगा, और रिजेक्ट कहाँ पे करेगा, सोर्स या स्टोरेज में, मतलब रूम के अंदर, स्टोरेज जिसको आपको गर्म करना है उसके अंदर। क्लियर। तो हीट पंप एकदम उल्टा है, किसका, हीट इंजन का, एकदम उल्टा। देखिए, इसमें ऊपर सोर्स, उसमें भी ऊपर सोर्स, इसमें नीचे सराउंडिंग, उसमें भी नीचे सराउंडिंग, इसमें यहाँ हीट यहाँ से हीट निकाली जा रही है, यहाँ से हीट ली जा रही है, और यहाँ दी जा रही है। उसमें उल्टा है, उसमें यहाँ से ली जा रही है और यहाँ पे दी जा रही है। इसमें वर्क मिल रहा है, उसको वर्क देना पड़ रहा है। अब ध्यान से देखिए, दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के उल्टा है। इसका मतलब हीट इंजन हीट पंप का उल्टा है। तो लोगों ने बोला कि सर अगर हीट इंजन हीट पंप का उल्टा है, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी उसकी सीओपी की उल्टा होनी चाहिए, इसकी एफिशिएंसी उसकी सीओपी का उल्टा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हीट इंजन उल्टा है किसका, हीट पंप का। तो एक बार बेटा निकाल लेते हैं सीओपी किसकी, हीट पंप की, और देख लेते हैं बच्चे कि कितनी सीओपी आएगी हीट पंप की। निकालिए, निकालिए, सीओपी ऑफ हीट पंप कितना आएगा बेटा, बताना। डिजायर्ड इफेक्ट कितना है, Q1, चाहत कितना है, Q1 अपॉन वर्क इनपुट, वर्क इनपुट, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, Q1 अपॉन W को मैं क्या लिख सकता हूं, Q1 माइनस Q2। ये मैंने आपको दिखाया था एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। इसकी तरफ क्या आ रहा है, W, और क्या आ रहा है, Q2, तो लिख लो यहाँ पे W प्लस Q2, दोनों इसकी तरफ आ रहे हैं, ये बराबर है जो इससे दूर जा रहा है। W इसकी तरफ आ रहा है, Q2 इसकी तरफ आ रहा है, और Q1 इससे दूर जा रहा है, तो टोटल आने वाला बराबर टोटल जाने वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीओपी ऑफ हीट पंप Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। एक बार देखिएगा जरा, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कितना है बेटा, Q1 माइनस Q2 बाई Q1। इसको उल्टा कर दो, Q1 ऊपर, Q1 माइनस Q2 नीचे, क्या बन गया, हीट पंप की सीओपी। सो सीओपी ऑफ हीट पंप इज उल्टा ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। किसी हीट पंप को उल्टा कर दोगे क्या बन जाएगा, हीट इंजन, या किसी हीट इंजन को उल्टा कर दोगे क्या बन जाएगा, हीट पंप। तो यहां पे लिख लीजिए एक नोट करके, फिर मैं आपको दिखाता हूं रेफ्रिजरेटर के बारे में। लिख लीजिए एक नोट करके, नोट एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज रेसिप्रोकल ऑफ सीओपी ऑफ हीट पंप। ठीक है, और आपने क्या फॉर्मूला देखा था, और क्या देखा था, सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, यही देखा था। या सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ध्यान से देखिएगा मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस 1। क्लियर, सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस 1, यही आ जाएगा। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस 1। अब सीओपी ऑफ हीट पंप की जगह मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन माइनस 1, दिस इज इक्वल टू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। समझ आ रहा है,
समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं? अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये एसएससी जेईई के क्वेश्चन में, एसएससी जेईई के एग्जाम में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में रामबाण है। क्या है? रामबाण। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से समझो। बिना पेन उठाए क्वेश्चन कैसे लगाओगे? बिना पेन उठाए क्वेश्चन कैसे लगाओगे? दो कंसेप्ट, हीट पंप की सीओपी इज इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, इतना क्लियर। दूसरा कंसेप्ट, हीट पंप की सीओपी उल्टा है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का, मतलब हीट इंजन को उल्टा कर दो क्या बन जाएगा? हीट पंप। हीट इंजन को उल्टा कर दो क्या बन जाएगा? हीट पंप। क्लियर? समझिए, आपको क्वेश्चन मिलेगा कि एक, आपको क्वेश्चन मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, आपको क्वेश्चन मिलेगा कि एक हीट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी है 40%। कितना है? 40%। तो मुझे बताइए रेफ्रिजरेटर की सीओपी कितनी आएगी? एक हीट इंजन की एफिशिएंसी है 40%, अगर इसी हीट इंजन को जुगाड़ करके रेफ्रिजरेटर बना दिया जाए तो उसकी सीओपी कितनी आएगी? कैसे निकालोगे? मैं आपको बता दूं डायरेक्टली 1.5। कितनी आ जाएगी? 1.5। सिर्फ सोच के बता दोगे डायरेक्टली, कैसे निकालोगे? हीट इंजन की एफिशिएंसी कितनी? 40%। 40% का मतलब 0.4। कितना? 0.4। इसको उल्टा कर दो, उल्टा करोगे क्या बन जाएगा? हीट पंप की सीओपी। हीट इंजन की एफिशिएंसी को उल्टा कर दो, 0.4 को 1/0.4 कर दो, क्या आ जाएगा? 2.5। क्या आ जाएगा? 2.5। 2.5 जो आ गया वो क्या आ गया? हीट पंप की सीओपी। इसमें से एक माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 1.5। क्या आ गया? रेफ्रिजरेटर की सीओपी। समझ आ रहा है? आ रहा है समझ? चलो, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज 40%, और अगर इसी हीट इंजन को रेफ्रिजरेटर बना दिया जाए, सो व्हाट विल बी द सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर? कैसे निकालोगे? बहुत आसान, उल्टा कर दिया, क्या बन गया? हीट पंप। उल्टा कितना आएगा? 1.4। 1/0.4 कितना आ जाएगा? 2.5। उसमें से 1 माइनस कर दे, कितना आ जाएगा? 1.5। वो क्या हो गया? सीओपी किसकी? रेफ्रिजरेटर की। क्लियर? तो लिख लो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर ओहो इज इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन माइनस 1, 1 अपॉन 0.4 माइनस 1, 2.5 माइनस 1, 1.5। ये क्या आ गया? सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। क्लियर है? अब अगर कभी क्वेश्चन उल्टा पूछ दे कि किसी रेफ्रिजरेटर की सीओपी 1.5 है तो हीट इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी? अगर उसी से हीट इंजन बना दिया जाए तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? क्या बोलोगे? सीओपी रेफ्रिजरेटर कितनी? 1.5। एक ऐड कर दो, कितना हो गया? 2.5। किसकी आ गई? हीट पंप की सीओपी। 1/2.5 कितना गया? 0.4, मतलब 40%। क्या गया? एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। बहुत आसान, आसान भाषा में समझाऊं, जो भी एफिशिएंसी आपको हीट इंजन की दिया होगा आप उसको 1 अपॉन में कर दीजिए, हीट पंप आ जाएगा, उसमें से एक माइनस कर दीजिए, रेफ्रिजरेटर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, हाँ एक चीज और, क्वेश्चन दो तरीके से देते हैं। पहला आपको दे देगा कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज 40% इफ द साइकिल डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसको नोट कर लीजिए प्लीज, इसको नोट करिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। इस वीडियो को पॉज करिए और इसको प्रॉपर नोट कर लीजिए, ठीक है? चलिए देखो, क्वेश्चन आपको दो तरह से दे देगा। बोलेगा कि एक हीट इंजन है बेटा, उसकी एफिशिएंसी आपको दे दिया, मान लीजिए 20%। कितनी दे दिया? 20%। एक हीट इंजन है, उसकी सीओपी आपको दे दिया कितना? 20%। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज 20%। एक हीट इंजन है, उसकी एफिशिएंसी कितनी दे दिया? 20%। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। बोला इफ द साइकिल डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, इफ द साइकिल डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, अगर साइकिल को उल्टा कर दिया, उल्टा करने पे क्या बना था? हीट पंप। इफ द साइकिल डायरेक्शन इज रिवर्स्ड देन what will be
द COP ऑफ रिवर्स्ड साइकिल। क्या पूछेगा? रिवर्स्ड साइकिल। एक हीट इंजन है, उसकी साइकिल को उल्टा कर दिया गया, तो जो साइकिल उल्टा होके बनी, रिवर्स्ड साइकिल जो बनी, उसकी COP क्या होगा? आप आराम से बोल दोगे कि सर जी हीट इंजन को उल्टा कर दोगे तो रिवर्स्ड साइकिल क्या बनेगी? हीट पंप। तो हीट पंप की COP कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। क्या लिखोगे? 1 अपॉन 0.2। 1 अपॉन 0.2 का मतलब कितना हो गया? 50%। क्लियर? 1 अपॉन 0.2 का मतलब क्या हो गया? 50%। आर वी क्लियर अबाउट दिस? आर वी क्लियर अबाउट दिस? टेल मी सो दैट आई कैन प्रोसीड। क्लियर है? बोलो बच्चे, क्लियर है? दूसरी लैंग्वेज, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, प्रॉब्लम सेकंड, इसी सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। लैंग्वेज चेंज कैसे करेंगे? देखिए कैसे आपको घुमाएगा। पूछेगा द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज 20%। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज 20%। इफ द साइकिल डायरेक्शन इज रिवर्स्ड देन, इफ द साइकिल डायरेक्शन इज रिवर्स्ड देन what will be the COP of reversed रेफ्रिजरेशन साइकिल? ध्यान से समझना क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन सेम है, इतना क्वेश्चन सेम है। इसके मैं आगे लिख रहा हूं, इफ द साइकिल डायरेक्शन इज रिवर्स्ड देन व्हाट विल बी, क्वेश्चन है व्हाट विल बी, जो प्रॉब्लम दूसरी है, दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, इसमें इतनी लाइनें सेम है। एक हीट इंजन है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 20%। साइकिल के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया, उसके बाद देन व्हाट विल बी द COP ऑफ, ध्यान से समझना क्वेश्चन की लैंग्वेज, समझ नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। व्हाट विल बी द COP ऑफ रिवर्स्ड रेफ्रिजरेशन साइकिल? रिवर्स्ड रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब आप कंफ्यूज हो गए। आपने बोला कि सर अभी तो आपने बोला था कि हीट इंजन को उल्टा कर दूं तो हीट पंप बन जाएगा, लेकिन इस ससुरा तो कुछ और ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बोल रहा है कि हीट इंजन को उल्टा कर दो तो रिवर्स्ड रेफ्रिजरेशन साइकिल की एफिशिएंसी बताओ। सर ये तो ये कह रहा है कि हीट इंजन को उल्टा करने पे रेफ्रिजरेटर बनता है। नहीं बेटा, ये नहीं कह रहा है, ये तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। दिमाग में से भ्रम को निकालो। ये क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनना। ये भी यही कह रहा है कि हीट इंजन को उल्टा करने से हीट पंप बनेगा, बट आपसे इसने ये नहीं पूछा कि व्हाट विल बी द COP ऑफ रिवर्स्ड साइकिल। रिवर्स्ड साइकिल जो साइकिल उल्टी हुई है। लैंग्वेज समझना, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि हीट इंजन को उल्टा कर दिया गया, व्हाट विल बी द COP ऑफ रिवर्स्ड साइकिल। रिवर्स्ड साइकिल का मतलब हीट पंप। रिवर्स साइकिल का मतलब जो रिवर्स करने से बनता है, क्या बनता है? हीट पंप। तो अगर कभी आपको सिर्फ ये लैंग्वेज लिखी है रिवर्स्ड साइकिल, इसका मतलब हीट पंप। लेकिन अगर पूछा है रिवर्स्ड रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसका मतलब पहले हीट इंजन को उल्टा करो, क्या बनेगा? हीट पंप। अब हीट पंप को एक माइनस करो और निकालो रेफ्रिजरेटर की COP। इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि हीट इंजन को उल्टा करने से रेफ्रिजरेटर बन गया, ये नहीं कह रहा है। बोल रहा है कि हीट इंजन को उल्टा करने से हीट पंप ही बनेगा, लेकिन मुझे हीट पंप की मत बताओ, एक माइनस करके रेफ्रिजरेटर की बताओ। वो ये लैंग्वेज आपको इसलिए दिया है कि आपको ये आइडिया पता है कि नहीं। सोचिए, इस क्वेश्चन को आप तब लगा पाओगे जब आपको सारे कंसेप्ट पता होंगे। पहला कि हीट इंजन को उल्टा करने से हीट पंप बनेगा, और दूसरा हीट पंप में से एक माइनस करेंगे तब रेफ्रिजरेटर बनेगा। क्लियर? समझ आया? अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज थोड़ी घुमा दिया और आपका दिमाग बिल्कुल घूम जाएगा। अगर आपने अभी तक सही से थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ी है ना बेटा, तो दिमाग में डाल लो और पढ़ लो, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन बड़े खतरनाक पूछ देते हैं कभी कभी। इसमें पूछा कि एक हीट इंजन की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया, व्हाट विल बी द COP ऑफ रिवर्स्ड साइकिल। कितना आ गया? रिवर्स कर दिया, सिंपल, हीट पंप बन गया। 1/0.2 कितना आ गया? 50%। लेकिन इसमें पूछा है व्हाट विल बी द COP ऑफ रिवर्स्ड साइकिल, नहीं बल्कि रिवर्स्ड रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये लिख के दिया है कि तुझे रेफ्रिजरेटर की COP निकालनी है, तो पहले उल्टा करो, हीट पंप बनाओ, 1 माइनस करो और फ्रिज की COP
निकाल लो। मैं आपसे रिकमेंड करता हूं इस तरह के क्वेश्चन ना, अभी तक आपने पढ़े होंगे पेन कॉपी कैलकुलेटर लेके, अभी तक जो भी आपको कराया होगा कॉलेज लेवल पे जहां भी, अभी आपने किए होंगे कैलकुलेटर लेके, कॉपी पेन लेके। अब आप सिर्फ दिमाग में क्वेश्चन उड़ाओ ऐसे, बिना पेन बिना कॉपी के कैसे निकालोगे। देखो ध्यान से देखो, कितनी एफिशिएंसी दिया हीट इंजन की, 20%। 20% दिया और पूछा किसकी, सीओपी रेफ्रिजरेटर की, कैसे निकालना है बिना पेन के। ध्यान से देखो, घड़ी मिला लो कितना समय लगता है, 1 2 3 काउंट करना। एफिशिएंसी हीट इंजन की 20%, उल्टा कर दिया कितना गया 5, कितना गया 5, या 5 आ गया ना 50%। आपने एफिशिएंसी दिया 20%, हीट इंजन की एफिशिएंसी दिया कितनी 20%, आपने इसको उल्टा कर दिया क्या आ गया 0.5, 0.5 का मतलब 50%। यही तो आया, यही तो आया। आपको हीट इंजन की एफिशिएंसी कितना दिया 20%। अब आपने सीओपी निकाली, सीओपी 1 अपॉन एफिशिएंसी कितना आया 1 अपॉन 0.2, 0.2 का मतलब 5, सॉरी 1 सेकंड, 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड। एक सेकंड बेटा, ये 50% नहीं, सॉरी 5 है, 1 अपॉन 0.2 5 है, कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई थी। हाँ, अब देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हीट इंजन की एफिशिएंसी कितना दिया 20%, उल्टा कर दिया 1 अपॉन 0.2 कर दिया, कितना आ गया 5, आ गया 5, और 5 में से 1 माइनस कर दिया, कितना आ गया 4। लो एफिशिएंसी दिया कितना 20%, इसको 1 अपॉन कर दिया 1 अपॉन 0.2, कितना आ गया 5, 5 में से 1 निकाल दिया, कितना आ गया 4। ये क्या हो गया सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। इस तरह से क्वेश्चन क्लियर करना। यहाँ पे थोड़ा डाउट था, डाउट था नहीं, डाउट नहीं है, 1 अपॉन 0.2 था, ये 5 था, गलती से 50% लिख गया था, इसको सही कर लेना, ठीक है। चलिए, तो कभी भी आपको दे दे क्वेश्चन इस तरह से, एफिशिएंसी दे दे हीट इंजन की, आपसे अगर उल्टा करके पूछ ले कि उल्टा कर दो और रिवर्स्ड साइकिल, वर्ड याद रखना दिमाग में बिल्कुल फिट, रिवर्स्ड साइकिल मतलब हीट पंप, सीधा उल्टा करके लिखना है। रिवर्स्ड रेफ्रिजरेशन साइकिल मतलब पहले उल्टा करना है फिर 1 माइनस करना है, क्या जाएगा रेफ्रिजरेटर। क्लियर, क्लियर। चलिए, ये कंसेप्ट हुआ हमारा क्लियर, ऑलराइट। चलिए, तो हीट इंजन इज इक्वल टू 1 अपॉन हीट पंप, और सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। इस बात को ध्यान रखना, क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, कार्नोट साइकिल। क्या है कार्नोट साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कार्नोट साइकिल। चलिए, पहले आपको कार्नोट साइकिल के बारे में कुछ बता दूं। कार्नोट जो था वो क्या था, एक मैथमेटिशियन साइंटिस्ट था। क्या था, एक मैथमेटिशियन था या साइंटिस्ट था। सैडी कार्नोट, सैडी कार्नोट या लियोनार्डो, लियोनार्डो डी कार्नोट, लियोनार्डो डी कार्नोट। सैडी कार्नोट भी था नाम और लियोनार्डो डी कार्नोट भी इसका नाम था, ठीक है। तो ये जो लियोनार्डो डी कार्नोट या सैडी कार्नोट, ये जो साइंटिस्ट था, हमें इसके नाम के फुल फॉर्म से मतलब नहीं है, इसके काम से मतलब है। ये क्या था, एक मैथमेटिशियन, पता है। ये बोला, ये एक्चुअली एक बार क्या होगा कि कार्नोट अपनी मैथ की प्रोफाइल्स पे रिसर्च कर रहा था, कर्व की डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स पे रिसर्च कर रहा था, और रिसर्च करते करते इसे एक बहुत भयंकर चीज़ पता चली। रिसर्च करते करते कर्व की प्रोफाइल्स पे इसे एक बहुत भयंकर चीज़ पता चली। इसने ये खोजा कि भाई ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसने ये खोजा कि दुनिया में 4 कर्व, दुनिया में कोई ऐसे 4 कर्व जिनमें 2 की इक्वेशन, दुनिया में कोई ऐसे 4 कर्व जिनमें 2 की इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला
एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। किसकी इक्वेशन है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दो ऐसे कर्व जिनमें इक्वेशन है दो की, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और बाकी दो ऐसे कर्व जिनकी इक्वेशन है एक्स वाई टू द पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब हायर ऑर्डर के nth ऑर्डर के हाइपरबोला। अगर ये चार कर्व एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो इनका जो इंटरसेक्शन एरिया है वो मैक्सिमम आएगा। क्या आएगा? मैक्सिमम इंटरसेक्शन एरिया। ये चार कर्व अगर एक दूसरे को कट करते हैं बच्चे, तो इनका जो इंटरसेक्शन एरिया है, इनका जो बीच वाला एरिया है, वो आएगा मैक्सिमम। बस कार्नोट ने सिर्फ इतना ही बताया था कि बाकी कुछ चोर लुटेरे इंतजार में बैठे थे। ध्यान से समझना, कार्नोट ने बस इतनी थ्योरम बताई कि दुनिया में चार ऐसे कर्व जिनमें दो की इक्वेशन हो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बाकी दो की इक्वेशन हो एक्स वाई टू द पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब हायर ऑर्डर के हाइपरबोला। अगर ये चार कर्व एक दूसरे को कट करेंगे तो इनका जो इंटरसेक्शन एरिया आएगा वो दुनिया के किसी भी चार कर्व के इंटरसेक्शन से मैक्सिमम आएगा। बस कार्नोट का इतना ही कहना था कि कुछ लोग बैठे थे इसकी थीसिस को चुराने के लिए, कुछ लोगों ने इसकी आइटम पे कब्जा कर लिया, वैसे ही जैसे बर्नौली ने आयलर की आइटम पे कब्जा किया था। अगर आपको पता होगा फ्लूइड मैकेनिक्स, तो आप देखोगे कि बर्नौली ने आयलर की सालों साल पुरानी मेहनत को कैसे चूना लगाया, कैसे चुराया। वैसे ही कार्नोट की थ्योरम को बहुत लोगों ने चुराया। बस कार्नोट ने जैसे ही ये बोला कि इन चार कर्व के बीच का इंटरसेक्शन एरिया मैक्सिमम आएगा, बाकी लोग इंतजार में बैठे थे, बोले बेटा बस मुझे इसी चीज़ की ज़रूरत थी। क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन, जब हम पढ़ रहे थे हीट और वर्क, तो हमने देखा था पीवी डायग्राम का एरिया क्या देता है? वर्क। क्या देता है? वर्क। ध्यान से सुनना, रिलेट करना। पीवी डायग्राम का एरिया क्या देता है? वर्क। मतलब अगर वर्क मैक्सिमम तो एरिया मैक्सिमम, मतलब एरिया मैक्सिमम तो वर्क मैक्सिमम। कार्नोट ने कहा कि चार कर्व के बीच का इंटरसेक्शन एरिया मैक्सिमम है, तो लोगों ने कहा यार अगर इसी कर्व को मैं एक्स वाई छोड़ दूं और पी वी पे प्लॉट कर लूं तो इनका इंटरसेक्शन एरिया मैक्सिमम आएगा। अगर एरिया मैक्सिमम आएगा तो वर्क मैक्सिमम मिलेगा, अगर वर्क मैक्सिमम मिलेगा तो एफिशिएंसी भी दुनिया में सबसे मैक्सिमम मिलेगी। इतना क्लियर? एरिया मैक्सिमम तो पीवी डायग्राम का एरिया, वर्क डन। एरिया मैक्सिमम तो वर्क मैक्सिमम तो एफिशिएंसी भी मैक्सिमम मिलेगी। तो लोगों ने कहा यार एक्स वाई हमने हटा दिया, उसकी जगह पी वी लगा दिया, तो एक्स वाई मतलब पी इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई की जगह पी वी मतलब पी वी टू द पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जहाँ जहाँ एक्स वाई है वहाँ पी वी कॉन्स्टेंट, और जहाँ जहाँ एक्स वाई पावर एन है वहाँ पी वी टू द पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो इक्वेशन कैसे बदल गई। अब ये दो कर्व क्या हो गए? आइसोथर्मल। इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपने पढ़ा है, आइसोथर्मल। ये दो कर्व क्या हो गए? पॉलीट्रॉपिक, या मान लो एडियाबैटिक। एडियाबैटिक पॉलीट्रॉपिक एक ही है, बस फर्क इतना है कि वहां पे n की वैल्यू 1.4 है, यहाँ पे n की वैल्यू 1.4 नहीं है, उससे कम है। पॉलीट्रॉपिक भी एक तरह का एडियाबैटिक प्रोसेस ही है, बशर्ते अगर n की वैल्यू 1.4 हो जाए। ठीक है, तब कार्नोट थ्योरम यहां से आई कि कार्नोट साइकिल चार कर्व का इंटरसेक्शन है जिसका एरिया मैक्सिमम है, वर्क मैक्सिमम है, एफिशिएंसी मैक्सिमम है। वो चार कर्व कौन से हैं? दो आइसोथर्मल और दो एडियाबैटिक। दो ऐसे कर्व जिनकी इक्वेशन है पीवी टू द पावर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, और दो ऐसे कर्व जिनकी इक्वेशन है पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। दो एडियाबैटिक और दो आइसोथर्मल। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसके बारे में लिखते जाइए। कंसिस्ट ऑफ टू आइसोथर्मल एंड टू एडियाबैटिक, टू आइसोथर्मल एंड टू एडियाबैटिक प्रोसेसेस। क्लियर है? और इट इज हैविंग क्या आएगा? मैक्सिमम इंटरसेक्शन
मैक्सिमम इंटरसेक्शन एरिया, इट इज हैविंग मैक्सिमम इंटरसेक्शन एरिया। हो गया, तो क्या हो जाएगा, हैविंग मैक्सिमम वर्क डन, एरिया मैक्सिमम तो वर्क मैक्सिमम, एंड हैविंग मैक्सिमम एफिशिएंसी, क्या हो जाएगी, हैविंग मैक्सिमम एफिशिएंसी। दुनिया में कोई भी इंजन इतनी एफिशिएंसी नहीं दे सकता जितना कारनॉट इंजन देता है। कोई पूछेगा क्यों, एक ही कारण है, क्योंकि कारनॉट साइकिल जिस 4 प्रोसेस से मिलकर बनी है, ये 4 प्रोसेस का, ये 4 पाथ, ये 4 प्रोसेस का इंटरसेक्शन दुनिया में सबसे मैक्सिमम एरिया देता है। सबसे मैक्सिमम एरिया मतलब सबसे मैक्सिमम वर्क, सबसे मैक्सिमम वर्क का मतलब सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी। क्लियर। अब सुनिए, कारनॉट साइकिल एक, हाँ मैं आपको लिख दूं प्रोसेस कौन कौन से हैं। अब मुझे बताइए इसमें कौन कौन से 4 प्रोसेस हैं, प्रोसेसेस आप मुझे बताइएगा। 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 1। बताइए, बहुत आसान है, कई लोग रटते रहते हैं जिंदगी भर। 1 2 3 और 4। कैसे साइकिल चलेगी, ऐसे क्लॉक वाइज, क्योंकि कारनॉट साइकिल पावर प्रोड्यूसिंग इंजन की बात कर रहा हूं, इंजन की बात कर रहा हूं। साइकिल कैसी होगी, क्लॉक वाइज। अब देखिए, आपको मैंने बताया है स्लोप ऑफ एडियाबैटिक और स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, ठीक है। किसका स्लोप ज्यादा होता है, एडियाबैटिक का या आइसोथर्मल का। एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है किससे, आइसोथर्मल से। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, आप देख के उसको आना। यहाँ पे ब्लू वाला कर्व क्या है, आइसोथर्मल। इसकी क्वेश्चन क्या थी, पीवी टू द पावर, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, यही मैंने बताया था। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट ये है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट ये है, पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट ये है, पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट ये है। सो ये 2 to 3 क्या है, 2 to 3 क्या है, एडियाबैटिक। इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप ये रहा। आप क्या करिए, नेगेटिव एक्स एक्सिस से कैलकुलेट कर लो। इसका स्लोप ये रहा और इसका स्लोप ये रहा। ब्लू वाले का स्लोप छोटा सा, इस रेड वाले का स्लोप ज्यादा, तो ज्यादा वाला क्या हो गया, एडियाबैटिक। ब्लू वाला क्या हो गया, आइसोथर्मल। अब देखिए, ये आइसोथर्मल ब्लू वाला, ये ब्लू वाला आइसोथर्मल, रेड वाला एडियाबैटिक और ये रेड वाला एडियाबैटिक। स्लोप चेक कर लेना, एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होगा, आइसोथर्मल का स्लोप कम होगा। तो कैसे लिखना है आपको, देखो 1 से 2 आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक। तो पहले लिखो रिवर्सिबल। हाँ ध्यान रहे कि कारनॉट साइकिल एक रिवर्सिबल साइकिल है। मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझिएगा, कारनॉट साइकिल एक रिवर्सिबल साइकिल है। और दुनिया में कोई भी साइकिल रिवर्सिबल तब होती है जब उसमें सारे के सारे प्रोसेस रिवर्सिबल हों। एक साइकिल में अगर 50 प्रोसेस हैं तो 50 के 50 प्रोसेस अगर रिवर्सिबल होंगे तभी वो साइकिल रिवर्सिबल होगी। और अगर रिवर्सिबल नहीं होंगे, अगर कोई भी एक प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा तो पूरी की पूरी साइकिल इरिवर्सिबल हो जाएगी और पूरा का पूरा जितना भी सिस्टम है वो सब इरिवर्सिबल हो जाएगा। इसलिए दुनिया में ध्यान रखना, कभी भी कोई साइकिल रिवर्सिबल सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब उसके के सारे प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं। अगर कोई भी एक प्रोसेस इरिवर्सिबल हुआ तो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देगी और पूरा का पूरा प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाएगा, पूरी की पूरी साइकिल इरिवर्सिबल हो जाएगी। तो कारनॉट साइकिल रिवर्सिबल साइकिल है, इसका मतलब इसमें सारे प्रोसेस रिवर्सिबल हैं। तो पहला क्या लिख लो, सबको लिख लो, रिवर्सिबल 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 रिवर्सिबल। साइकिल रिवर्सिबल मतलब सारे प्रोसेस रिवर्सिबल, ठीक है। अब आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, तो यहां लिख लो आइसोथर्मल एडियाबैटिक, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, सारे रिवर्सिबल, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, क्लियर। अब देखो प्रोसेस 1 से 2 में आइए। 1 से 2 में क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। क्या है ये, एक्सपेंशन। क्या है ये, एक्सपेंशन, क्लियर। तो इसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्लियर। प्रोसेस 2 to 3 देखिए,
2 to 3 में भी क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज, तो ये भी क्या है, एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। 3 to 4 में आइए, वॉल्यूम डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज का मतलब कंप्रेशन, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज मतलब क्या हो रहा है, कंप्रेशन। और 4 to 1 में भी देखिए प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो ये भी क्या है, कंप्रेशन, क्या है, कंप्रेशन। ठीक है, क्लियर, क्लियर। चलिए, प्रोसेस 1 से 2, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये है कार्नोट साइकिल। क्लियर भैया। चलिए, तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में 2-3 वर्ड लिख लीजिए आप, इसको नोट कर लीजिएगा प्रॉपर, वीडियो को पॉज करके। फिर मैं आपको बता दूं कार्नोट साइकिल होती क्या है और ये पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कार्नोट साइकिल से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही लेते हैं, तो थोड़ा अवेयर रहिएगा और प्रॉपर इसको रिमाइंड करिए, प्रॉपर रिवीजन करिए। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है प्रॉपर रिवीजन करते रहिए, और मैं आपका एक टेस्ट और करूंगा थर्मोडायनामिक्स का, ताकि आप उसका आंसर प्रॉपर करना रिवीजन करके। मैं आपको टेस्ट दूंगा 15, 20, 25 क्वेश्चन का, आप उसका आंसर मुझे करेंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल के बारे में मैंने आपको एक चीज़ दिखाया कि कार्नोट साइकिल क्या है, एक रिवर्सिबल साइकिल। और रिवर्सिबल साइकिल का मतलब इसके सारे के सारे प्रोसेस क्या होंगे, रिवर्सिबल। आप चाहो तो नोट कर लो, इट इज़ अ रिवर्सिबल साइकिल, और आप लिखोगे, नोट में लिखिएगा, अ साइकिल इज सेड टू बी अ रिवर्सिबल साइकिल। एक साइकिल रिवर्सिबल साइकिल तब होती है व्हेन ऑल द प्रोसेसेस इन साइकिल आर इंडिविजुअली रिवर्सिबल। एक साइकिल रिवर्सिबल तब होती है, रिवर्सिबल साइकिल का मतलब व्हेन all processes in cycle are reversible, तभी कोई साइकिल रिवर्सिबल साइकिल होती है। एंड if any of the process in cycle is irreversible, then whole cycle will be irreversible. तो कोई साइकिल रिवर्सिबल साइकिल तब होती है जब उसमें सारे के सारे प्रोसेस, चाहे 1000 प्रोसेस हो, चाहे 1,00,000 प्रोसेस हो, सारे के सारे प्रोसेस क्या हो, रिवर्सिबल। अगर एक भी प्रोसेस इररिवर्सिबल हो गया तो पूरी पूरी साइकिल को ले डूबेगा और बच्चे पूरी पूरी साइकिल क्या हो जाएगी, इररिवर्सिबल। तो कार्नोट में 4 प्रोसेस हैं और चारों प्रोसेस कैसे हैं, रिवर्सिबल। और कार्नोट साइकिल क्या है, एक रिवर्सिबल साइकिल। और जहां भी नाम आ जाए रिवर्सिबल, इमीडिएटली दिमाग में एक चीज ध्यान करो कि रिवर्सिबल का मतलब क्या है, फ्रिक्शन जीरो। क्या है, फ्रिक्शन जीरो, उसमें फ्रिक्शन है ही नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दुनिया में जहां भी चीजें हैं, एक्चुअल चीजें हैं, वहां पे क्या है, फ्रिक्शन मौजूद है। तो कार्नोट साइकिल क्या है, एक हाइपोथेटिकल साइकिल है। अब ध्यान से सुनना। और कार्नोट साइकिल के बारे में अगला वर्ड क्या लिखोगे, अगला सेंटेंस, इट इज एन इम्प्रैक्टिकल, जो सही नहीं है, इम्प्रैक्टिकल। इट इज एन इम्प्रैक्टिकल और हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी या आइडियल, कुछ भी नाम बोल लो, आइडियल साइकिल। कार्नोट साइकिल इम्प्रैक्टिकल है, हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है या आइडियल साइकिल है। अब ये साइकिल पॉसिबल नहीं है, एक्चुअल साइकिल नहीं है, ये आइडियल साइकिल है। अब इसका एक रीज़न है सबसे बड़ा, मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिए। एक्चुअली होता क्या है कि कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस हैं। अगर आपसे कोई पूछे कार्नोट साइकिल पॉसिबल क्यों नहीं है, क्यों ये हाइपोथेटिकल है, क्यों ये रियल नहीं है, आप जवाब क्या दोगे, सुनना। कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस हैं, 2 एडियाबैटिक और 2 आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर सेम होना चाहिए।
हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ध्यान से समझिए, बस थ्योरी है, सुनते जाइए। आपके पास दो रॉड हैं, दोनों रॉड सेम डायमीटर की हैं, सेम डायमेंशन की हैं, सब कुछ सेम है। एक रॉड को आप भट्टी में डाल दो और डाल के तुरंत निकाल लो, डालो और तुरंत निकाल लो 10 सेकंड के अंदर। एक रॉड को आप कैंडल के सामने या लैंप के सामने रखो और धीरे धीरे 2 घंटे तक यूनिफॉर्म हीटिंग करो। आप मुझे बताओ किस केस में टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो जाएगा, किस केस में टेम्परेचर आइसोथर्मल हो जाएगा, किस केस में होगा पता है? जिस केस में आप धीरे धीरे हीटिंग करोगे, धीरे धीरे हीटिंग करोगे तो हीट एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल फ्लो होते 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 पूरे रॉड को प्रॉपर तरीके से कवर कर लेगी और पूरे रॉड का टेम्परेचर यूनिफॉर्म मेंटेन कर देगी। वेयर एज जब आप रॉड को बहुत जल्दी फर्नेस में गर्म करके तुरंत बाहर निकालोगे तो रॉड ऊपर से हो सकता है गर्म हो जाए और अंदर से ठंडी रह जाए, मतलब ठंडी मतलब कंपैरेटिवली बाहर के कंपैरिजन में ठंडी रह जाए। ठीक है, तो अगर आपको आइसोथर्मल टेम्परेचर मेंटेन करना है तो आपको प्रोसेस को बहुत स्लो करना पड़ेगा। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूं और इसको बहुत ध्यान से समझना। जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल, ये है वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। क्या है? वेरी वेरी स्लो। आइसोथर्मल बहुत स्लो होता है, बहुत ही धीरे चलता है। और जो एडियाबैटिक है, अब एडियाबैटिक का मतलब हीट ट्रांसफर जीरो, ये क्या है? वेरी वेरी फास्ट। बताता हूं क्यों, ऐसा सुनो। एडियाबैटिक क्या है? वेरी वेरी फास्ट। आइसोथर्मल का मतलब हर एक पॉइंट पे आपको यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन करना है तो आपको प्रोसेस धीरे धीरे करना पड़ेगा, तो इसमें समय लगेगा, तो इसको बोलते हैं वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। एडियाबैटिक का मतलब कि सिस्टम चल रहा है, मतलब तुम काम तो कर रहे हो लेकिन हीट ट्रांसफर जीरो हो रहा है। हीट ट्रांसफर जीरो का मतलब ऐसा हो सकता है कि तुम जिंदगी भर काम करो, लगातार काम करते रहो, काम करते रहो, मर जाओ काम कर करके और तुम्हें स्वेटिंग ना हो, पसीना ना हो सकता है ऐसा। या तुम कोई हीट रिलीज ना करो या तुम्हारी एनर्जी रिलीज ना हो काम करते वक्त, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कोई भी जब सिस्टम चलेगा, प्रोसेस चलेगा, तो हीट का ट्रांसफर होगा ही होगा। आप कितना भी इंसुलेट कर दो, दुनिया में किसी चीज को कितना परफेक्ट इंसुलेशन कर दो, कोई भी चीज ऐसा है ही नहीं दुनिया में जो आइडियल है। आप इंसुलेशन परफेक्ट कर भी दोगे तभी टेम्परेचर 1 साल 2 साल 10 साल बाद चेंज होगा ही होगा। आप चाय रख दो फ्लास्क में, चाय रख दो फ्लास्क में और फ्लास्क को परफेक्टली आइडियली इंसुलेट कर दो, और आप चाहते हो कि मेरी चाय आज जिस टेम्परेचर पे है, जब मेरी तीसरी पीढ़ी पैदा हो तब भी चाय उसी टेम्परेचर पे रहे, तो भैया माफ़ करना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया में रजनीकांत नाम का कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं पैदा हुआ जो इस तरह का इंसुलेशन कर पाए। तो परफेक्ट इंसुलेशन इन द वर्ल्ड इज नॉट पॉसिबल। एवरी इंसुलेशन इज एसोसिएटेड विथ सम हीट लॉस विच यू कैन नॉट प्रिवेंट, यू कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट दैट हीट लॉस। ठीक है, तो सिस्टम चल तो रहा है लेकिन हीट लॉस हम जीरो मान रहे हैं। वो इसलिए मान रहे हैं क्योंकि सिस्टम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इतना तेज भागा है कि बीच में कितना हीट ट्रांसफर हुआ ये हम देख ही नहीं पाए। शक्तिमान को देखा है, एक जगह से दूसरे जगह इतना तेज उड़ के जाता है कि कैसे गया, बीच में क्या हुआ ये पता ही नहीं चला। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर एक्चुअल में जीरो नहीं होता, उसको हम जीरो मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि सिस्टम इतना तेज भाग रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक इतना तेज भाग रहा है कि बीच में हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है ये हमको दिखा ही नहीं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एडियाबैटिक सिस्टम बहुत बहुत फास्ट है, जिसमें हीट ट्रांसफर हमने जीरो मान लिया है। क्लियर? तो एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत फास्ट होता है और आइसोथर्मल बहुत स्लो होता है। लेकिन कार्नोट में एक जोड़ा ये भी है और एक जोड़ा ये भी है, एक कपल ये भी है और एक कपल ये भी है। ये वाला कपल बहुत स्लो है, ये वाला कपल बहुत फास्ट है। ठीक है, कार्नोट साइकिल में दोनों प्रोसेस हैं, एडियाबैटिक भी आइसोथर्मल भी। आइसोथर्मल बहुत स्लो और एडियाबैटिक बहुत फास्ट। एडियाबैटिक वाला आइसोथर्मल को खींचना चाहेगा कि मेरे साथ चलो, तुम भी फास्ट हो जाओ, वो कहेगा नहीं, मेरा तो नेचर है, मुझे तो स्लो ही चलना है। आइसोथर्मल वाला एडियाबैटिक को खींचेगा कि मेरे साथ तुम भी स्लो हो जाओ, एडियाबैटिक वाला बोलेगा नहीं, मुझे तो फास्ट ही चलना है। तो 2 फास्ट भागे और 2 स्लो भागे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये कॉम्बिनेशन वैसा ही है जैसे आपने BMW कार में कोई बैल को बांध दिया हो। BMW कार बहुत तेज भागेगी, बैल बहुत स्लो चलेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आपने दोनों को एक साथ बांध दिया तो वो पॉसिबल नहीं है। या तो बैल BMW बन जाएगा या तो BMW बैल बन जाएगी, या तो दोनों ही तेज भागेंगे या तो दोनों ही स्लो हो जाएंगे, लेकिन दोनों का अपना अपना नेचर है। आइसोथर्मल कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं कि मैं स्लो हूं तो स्लो ही रहूंगा,
एडियाबैटिक भी कोई समझौता करने को तैयार नहीं कि मैं फास्ट हूं तो फास्ट ही रहूंगा। तो ये साइकिल कहती है, कार्नोट साइकिल, कि तुम स्लो हो स्लो ही रहोगे, तुम फास्ट हो फास्ट ही रहोगे, दोनों में से कोई समझौता नहीं कर रहा है, ऐसा करो तुम जाओ भाड़ में, मुझे कोई मतलब ही नहीं तुमसे। ये साइकिल पॉसिबल है ही नहीं। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि एडियाबैटिक बहुत फास्ट है, आइसोथर्मल बहुत स्लो है, और दोनों का कॉम्बिनेशन एक साइकिल में पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए कार्नोट साइकिल एक हाइपोथेटिकल साइकिल है, एक इम्प्रैक्टिकल साइकिल है, एक आइडियल साइकिल है। क्लियर है? तो ये है कार्नोट साइकिल के बारे में। समझ आया? कार्नोट का इतिहास समझ आया? कार्नोट पता है आपको? कार्नोट एक ऐसा मैथमेटिशियन था जो बहुत कम उम्र में मर गया, 40 ईयर्स के अंदर ही वो मर गया था, 35 ईयर्स के आसपास कार्नोट मर गया था। और उसने जितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए उसका 20% ही मार्केट में आया, और 20% मार्केट में आके इतना तहलका मचा दिया। सोचिए अगर पूरा आया होता 80% 90% तो क्या करता कार्नोट? कार्नोट ने वो चीज़ें करके दिखा दी दुनिया को जो दुनिया सोचती रह गई। वो चीज़ें कार्नोट ने दुनिया को दे दिया, करके दिखा दिया। कार्नोट ने एक ऐसा इंजन बना दिया जिसकी एफिशिएंसी दुनिया में सबसे मैक्सिमम थी, जिसको आप कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो लोगों ने पूछा कि सर अगर कार्नोट साइकिल पॉसिबल नहीं है तो हम कार्नोट साइकिल को पढ़ते क्यों हैं? तो बेटा कार्नोट साइकिल को हम सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम जो एक्चुअल साइकिल है, जो एक्चुअल इंजन है, उनसे कार्नोट का कंपेयर कर सकें। क्लियर? इसको नोट करिए, मैं एक स्टेटमेंट आपको और लिखा देता हूं, ध्यान से समझिए। कार्नोट साइकिल हम पढ़ते किस लिए हैं? इट इज एन आइडियल साइकिल, इम्प्रैक्टिकल साइकिल, हाइपोथेटिकल साइकिल, एंड क्या बोला मैंने? इट इज एन आइडियल साइकिल। आइडियल का मतलब आदर्श, आदर्श का मतलब जो एक्चुअल ना हो, अनरियल, जो इम्प्रैक्टिकल है, जो हाइपोथेटिकल है। इट इज एन आइडियल साइकिल एंड ओनली स्टडीड, पढ़ी क्यों जाती है? ओनली स्टडीड so that the other actual processes can be compared with कार्नोट साइकिल। हम कार्नोट साइकिल को सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास जो रियल इंजन है हम उनका कंपेयर कार्नोट से कर सकें, क्योंकि कार्नोट की एफिशिएंसी दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है, सबसे मैक्सिमम होती है। सॉरी। अब एक बच्चे ने पूछा सर इसका मतलब क्या है? कंपेयर करने का क्या मतलब? इसका मतलब ये है, ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं हर मैच में 85 रन मारूं, 90 रन मारूं, ठीक है? और कोई एक आपका आइडियल क्रिकेटर है दुनिया में, मान लीजिए कोई ऐसा क्रिकेटर है जो आइडियल है, जो हर मैच में सेंचुरी मारता है। वो आइडियल कौन है? कार्नोट। ऐसा कोई क्रिकेटर है दुनिया में जो हर मैच में सेंचुरी मारे? नहीं, वो इम्पॉसिबल है। कार्नोट भी क्या है? इम्पॉसिबल। इसलिए मैं दोनों कंपेयर कर रहा हूँ। मान लीजिए दुनिया में एक ऐसा क्रिकेटर है जो हर मैच में सेंचुरी मारता है और आप उसके जैसा बनना चाह रहे हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि यार मैं चलो हर मैच में 100 नहीं मार सकता, लेकिन अगर मैं उस क्रिकेटर की तरह कुछ रूल्स अपनाऊं, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करूं, उसके दिनचर्या को फॉलो करूं, उसकी स्ट्रैटेजी को फॉलो करूं, तो मैं, वो हर मैच में 100 मार रहा है तो मैं कम से कम 70 80 90 तो मार लूंगा ना। तो वही काम क्या है? इंजन में। जो एक्चुअल इंजन बनाए जाते हैं गाड़ी के, बाइक के, कार के, ट्रैक्टर के, मोटरसाइकिल के, रेलवे के, प्लेन के, जो भी इंजन एक्चुअल में बनाए जाते हैं वो सब एक आइडियल इंजन को रेफरेंस मान के बनाए जाते हैं। उन्हीं की स्ट्रैटेजी, उन्हीं का ढर्रा फॉलो किया जाता है ताकि इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल सके। जिस साइकिल पे वो काम कर रहे हैं उन्हीं साइकिल को अप्रोच करने की कोशिश की जाती है ताकि हमारा एक्चुअल इंजन भी मैक्सिमम एफिशिएंसी दे सके। तो कार्नोट साइकिल सिर्फ इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हम अपने एक्चुअल इंजन्स को कंपेयर कर सकें कार्नोट के साथ, ताकि हमारी एफिशिएंसी इनहेंस हो सके। क्लियर है? चलिए, ये टॉपिक खत्म हुआ। कार्नोट की थ्योरम हम देखेंगे कल के लेक्चर में। कार्नोट की थ्योरम हम देखेंगे कल के लेक्चर में, और देखेंगे कल देखेंगे कार्नोट थ्योरम और क्लॉसियस की इनइक्वालिटी। तो कल का लेक्चर भी आज की तरह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, भूलेगा मत, ज़रूर देखिएगा। व्यूज़ करते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, सारी फैकल्टी को सपोर्ट करिए। मैं आज ज़्यादा लेक्चर इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है,
ठीक है, तो आप लेक्चर को देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए और टेंशन ना लीजिए, आपका पूरा सब्जेक्ट प्रॉपरली कवर किया जाएगा। एक बार थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाए फिर हम स्विच करेंगे आईसी और फिर आरएसी में। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच।